हॉर्मुज में ईरान की बिछाई समुद्री सुरंग ने आज एक जहाज के परखच्चे उड़ा दिए। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में 2 जहाजों को ड्रोन अटैक में तबाह कर दिया। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध अब कैस्पियन सागर के रास्ते रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ गया है। ज़ेलेंस्की अपने युद्ध को मिडिल ईस्ट तक ले आए। ईरान अपना युद्ध नेटो के 26 देशों तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में युद्ध के 2 मोर्चे बन चुके हैं। एक में पुतिन, मुज्तबा, हाउती और किम जोंग उन हैं, तो दूसरे में ट्रंप, ज़ेलेंस्की और खाड़ी के 6 मुस्लिम देश। क्या 4 महायुद्ध अब एक साथ लड़े जाएंगे? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। कैस्पियन सागर में पहला धमाका। कैस्पियन सागर में दूसरा धमाका। इन 2 धमाकों ने दुनिया को 2 बड़े युद्धों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। यूरोप और मिडिल ईस्ट का युद्ध कैसे जुड़ गया, इसका एक एक डिटेल बताएंगे। पहले इन 2 धमाकों का कनेक्शन समझ लीजिए, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर छिड़ने का खतरा है। ये कैस्पियन सागर है। 2 कार्गो जहाज समंदर के नीले पानी में रूस से ईरान की तरफ बढ़ रहे थे। एक का नाम पोर्ट आलिया 2, दूसरे का नाम बेगी है। दोनों पर रूसी झंडा लगा हुआ है। अचानक आसमान से ड्रोन आते हैं और दोनों जहाजों से टकराकर फट जाते हैं। मतलब कामिकेजे ड्रोन रूस से ईरान जा रहे दोनों जहाजों पर हमला कर देते हैं। जोरदार धमाका होता है और दोनों जहाज धू धू कर जलने लगते हैं। ईरान का आरोप है कि कैस्पियन सागर में दोनों जहाजों पर हमला यूक्रेन ने किया। यह भी दावा किया गया कि दोनों जहाज रूस से हथियार और बम गोला बारूद लेकर ईरान जा रहे थे। कैस्पियन सागर से यूक्रेन का कोई बॉर्डर टच नहीं करता। इसके एक तरफ रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मीनिया और ईरान है। दूसरी तरफ कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। ईरान को छोड़कर ज्यादातर देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। कैस्पियन सागर से यूक्रेन का बॉर्डर 1500 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के ड्रोन को ईरानी तट के पास हमला करने के लिए रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान जैसे कम से कम 3 देशों की हवाई सीमा को पार करना पड़ेगा। फिर रूस से ईरान बम गोला बारूद लेकर जा रहे जहाज को समंदर में डुबोने के लिए ज़ेलेंस्की ने हमला क्यों कराया? क्या यह हमला अमेरिका की मदद करने के लिए किया गया? क्या यह हमला यूक्रेन ने नाटो देशों के इशारे पर किया? क्या इस हमले से ज़ेलेंस्की दोनों युद्ध जोड़ने में सफल हो गया? इस हमले के बाद ईरान की पहली प्रतिक्रिया यही आई है कि यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा। वो रूस से ईरान आ रहे कार्गो जहाज पर हमले का बदला लेगा। ईरान ने अगर इस मोर्चे को खोला, यूक्रेन पर गलती से भी बैलिस्टिक मिसाइलें चला दी, तो युद्ध को विश्व युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी। दुनिया में युद्ध के 2 एक्सिस बन रहे हैं। एक एक्सिस में नाटो के 26 मुल्क हैं, उनके साथ यूक्रेन, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के वो मुस्लिम मुल्क हैं जो युद्ध में ईरान के खिलाफ हैं। दूसरे एक्सिस में रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया है। चीन फिलहाल न्यूट्रल रहेगा।
लेकिन अंदर ही अंदर दूसरे एक्सिस को सपोर्ट करेगा। दो एक्सिस बनने से युद्ध 38 मुल्कों तक फैल जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चाहता है कि अमेरिका के साथ लगे हाथ नाटो को भी निपटा लिया जाए। ईरान ने यूनाइटेड किंगडम को भी बैलिस्टिक मिसाइल से तबाह करने की धमकी दी है। वजह यह है कि हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे रहे हैं। अमेरिका के घातक B-1 बॉम्बर लॉन्चर ने ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड बेस से उड़ान भरकर ईरान पर 2000 पाउंड के भारी भरकम बम गिराए हैं। ईरान की धमकी के बाद अचानक ब्रिटेन में धमाके शुरू हो गए। आसमान में शोले उठने लगे। बम धमाके के बाद धुएं के बादल दिखने लगे। ब्रिटेन ने अब तक इन हमलों के लिए डायरेक्ट ईरान को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, लेकिन जिस तरह से ब्रिटेन ने रिएक्शन दिया है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, उससे ईरान और ब्रिटेन में तलवार तो खींच ही गई है। ब्रिटेन के एयरबेस मिलने से अमेरिका के B-1 बॉम्बर हॉर्मुज से कैस्पियन सागर के किनारे तक भारी बमबारी कर रहे हैं। ईरान में रात भर तबाही मचाने के बाद वो तड़के ही वापस ब्रिटेन के एयरबेस लौट जाते हैं। So we've hit Iran very hard. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. 250 jets no longer. 159 boats. Good boats. In fact, I said, why the hell didn't we keep them? We could have used them. But 159, but all at the bottom of the sea. They have no radar. They have very few drones left, despite what you see. And every once in a while, they're going to set some things up, but they don't have much left. And by the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. We don't want to see Washington, D.C., or any of our cities, or Israel, or frankly, the Middle East, destroyed with a nuclear weapon, because I know the power of nuclear weapons. I see it. मिडिल ईस्ट में लड़ाई अब सिर्फ ईरान अमेरिका के बीच नहीं रह गई है। बहरीन, कुवैत, यमन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इसमें डायरेक्ट शामिल हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सेकेंड राउंड में ईरान पर बहरीन, कुवैत और अमेरिका ने कोऑर्डिनेशन बनाकर हमले किए हैं। यूएई ने उन्हें खुफिया और सैन्य सपोर्ट दिया है। ईरान ने इसी वजह से इस बार इजराइल को छोड़ दिया है। खाड़ी के सुन्नी मुस्लिम देशों में ज्यादा तबाही मचाई है। ईरान ने दूसरे राउंड में 13 दिन में बहरीन पर 25 से ज्यादा हमले किए। यहां अमेरिका की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, पैट्रियट एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को तबाह करने का दावा किया। बहरीन में अमेजन को डेटा सेंटर की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि ईरान का मिसाइल और ड्रोन अटैक बहुत सटीक था। डेटा सेंटर में कई जगह काले निशान पड़े हैं जो ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद लगी आग की वजह से बने। ईरान ने कुवैत और कतर पर भी 13 दिन में दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे। वहां भी अमेरिकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया है। नई सैटेलाइट इमेज से पता चला कि ईरान ने सबसे ज्यादा तबाही जॉर्डन में अमेरिकी बेसों पर की है। जॉर्डन के किंग फैसल एयरबेस, साल्टी एयरबेस में बहुत ज्यादा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा। फाइटर जेट और ड्रोन के कई हैंगर पर अचूक निशाने के साथ ईरान ने प्रहार किया है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर भी प्रिसिजन स्ट्राइक के साथ मिसाइलें गिराई। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया,
मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों पर सटीक हमलों के पीछे रूस का सैटेलाइट तंत्र काम कर रहा है। ईरान को रूस अमेरिकी बेसों की सटीक लोकेशन दे रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस रिपोर्ट को सही बताया है। हालांकि ट्रंप इस रिपोर्ट को लेकर सशंकित है। उनका मानना है कि रूस, चीन ऐसा करके अमेरिका से सीधा पंगा नहीं लेंगे। You said today that Russia and China are not helping. Earlier this week, the War Secretary Hegseth said that they are enabling. So what is the difference? Well, I don't know that they're enabling. I mean, I will tell you that President Xi said he will not partake, and President Putin said the same thing. I think, I trust them. They've had a long-term relationship. There could be some things they do, but thus far, at least, it has not been major. I don't think they'd want to have me disappointed. ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के युद्ध में एक बार फिर यू टर्न लिया है। ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान पर हमला रोकने का आदेश दिया। उसके बाद ईरान ने भी हमले रोक दिए। ईरान अमेरिका के बीच यह अघोषित सीजफायर 10 दिन का हो सकता है। इसे ट्रंप का सरेंडर माना जा रहा है। इस सरेंडर की असली वजह इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस में लगने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो गई है। ट्रंप को इसीलिए मजबूरी में पॉज लेना पड़ा है। पॉज के बावजूद अमेरिका हॉर्मुज में ईरान के जहाजों को रोकने में पूरी ताकत लगा रहा है। अमेरिकी नेवी के जवान जहाजों पर रस्से डालकर उन पर उतर रहे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। सेंटकॉम का दावा है कि 25 जुलाई तक हॉर्मुज में ईरान की तरफ जा रहे 12 कॉमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल दिया गया। अमेरिकी नेवी का आदेश नहीं मानने पर 2 जहाजों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। ईरान अमेरिका के बीच अघोषित सीजफायर के बाद हॉर्मुज में जहाजों का आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन ईरान की बिछाई माइंस बड़ा खतरा बनी हुई है। एक जहाज के माइंस से टकराने की वजह से हॉर्मुज में बड़ा धमाका हुआ। हॉर्मुज पर ईरान अब नया कानून बनाने जा रहा है। इसे संसद से पास कराने की तैयारी चल रही है। इसमें उन जहाजों से फीस वसूलने का प्रावधान किया गया है जो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरेंगे। 13 दिन की तबाही थमने के बाद ईरान ने संकेत दिए कि डील पर बातचीत दोबारा शुरू हो गई है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, ट्रंप की दादागिरी से हर बार बातचीत बेपटरी हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता को लेकर कोई समस्या नहीं है। मध्यस्थ मौजूद हैं, संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, दोनों पक्षों की बातें एक दूसरे तक पहुंचाई जा रही हैं। असली समस्या अमेरिका का रवैया है, जो अब भी धौंस जमाने और दबाव डालने वाला है। ईरान ने ये दिखा दिया है कि हम धमकियों से नहीं डरते हैं। हम न तो दबाव के आगे झुकेंगे और न ही किसी भी तरह की अस्वीकार्य भाषा को बर्दाश्त करेंगे। हमारी एक सैद्धांतिक नीति है और हम उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। ईरानी लोगों के हितों की रक्षा करना, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना, हॉर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी में ईरान के अधिकारों की रक्षा करना हमारे बुनियादी सिद्धांतों और लक्ष्यों में शामिल हैं। हम इन्हें पूरा करने की दिशा में काम करते रहेंगे। हम किसी से नहीं डरते और किसी भी धमकी के सामने पीछे नहीं हटेंगे। हॉर्मुज में शांति लौट रही है तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। सऊदी अरब और यमन के हूती के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई है। ईरान हूती के जरिए सऊदी अरब पर हमले करा रहा है, तो अब सऊदी अरब ने कांटे से कांटा निकालने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने अब अल जुआद ग्रुप के फाइटर्स को हूती के खिलाफ उतार दिया है। हूती भी सऊदी अरब के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ये सऊदी अरब का जेजान सिटी है। चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है।
ईरान के लिए काम करने वाले यमन के हूती ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जेजान सिटी में अरामको की फैसिलिटी पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हूतियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन से भी हमले किए हैं। ये मिसाइल और ड्रोन हमले कितने विध्वंसक है, इसका अंदाजा सऊदी अरब के जेजान सिटी में उठते धुएं के 3 बड़े कॉलम से समझ सकते हैं। मतलब अरामको की कम से कम 3 फैसिलिटी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। युद्ध में पहली बार सऊदी अरब की जेजान सिटी को निशाना बनाया गया। शहर के तमाम हिस्सों में हूतियों ने तबाही मचाई है। सऊदी अरब की जेजान सिटी और जेजान पोर्ट यमन के सबसे करीब है। उसके बाद जेद्दाह और यानूब शहर और पोर्ट है। सऊदी अरब के तीनों शहर लाल सागर के किनारे बसे हैं। सऊदी के तेल व्यापार के बड़े केंद्र हैं। सऊदी अरब के जेजान शहर पर रात अंधेरे हूतियों ने हमला बोला। जेजान के आसमान पर अचानक अंधेरे को चीरती हुई मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दिखाई दिए। सऊदी अरब का एयर डिफेंस सिस्टम जब तक एक्टिव होता, शहर में धमाके शुरू हो गए। आग के गोलों से कोहराम मच गया। कुछ धमाके इतने बड़े थे कि जेजान शहर की धरती कांप उठी। आसमान आग की लपटों में घिर गया। हूतियों ने लाल सागर में सऊदी अरब को एक और तगड़ी चोट दी है। उसके तीसरे जहाज को उड़ा दिया गया, जो एशिया में तेल की डिलीवरी देकर वापस सऊदी अरब लौट रहा था। इस बड़े तेल जहाज का नाम मासा है। हूती फाइटर्स ने 72 घंटे पहले सऊदी अरब के 2 और तेल जहाजों पर हमले किए थे। ये दोनों जहाज एंसेलिया और लायला यानबू पोर्ट से तेल लोड कर लाल सागर होते हुए बाब अल मंदेब की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों जहाजों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। एक जहाज में आग लग गई। दोनों जहाजों को सऊदी ने वापस बुलाया और स्वेज नहर के रास्ते दोबारा रवाना किया। अब सवाल उठता है, सऊदी अरब और यमन के हूती अचानक कैसे युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए? क्या इसके पीछे ईरान का हाथ है? सऊदी अरब और ईरान के बीच लड़ाई तेल को लेकर है। अमेरिका ईरान के तेल जहाजों को हॉर्मुज से आगे अरब सागर में जाने नहीं दे रहा। इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने हूती को आगे कर बाब अल मंदेब की खाड़ी पर ब्लॉकेट लगा दिया है। क्या ईरान बाब अल मंदेब को बंद करके सऊदी का तेल रोक लेगा? क्या सऊदी के पास तेल बेचने का प्लान बी है? सऊदी अरब ऐसा खाड़ी देश है जिसके पास तेल भेजने के 2 और रास्ते हैं। पहला रास्ता लाल सागर से बाब अल मंदेब की खाड़ी होते हुए अरब सागर के रास्ते एशिया के देशों तक तेल पहुंचाने का। दूसरा रास्ता लाल सागर से स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर के रास्ते तेल यूरोप और एशिया के देशों तक पहुंचाने का। मगर इस रास्ते में एशिया तक तेल पहुंचाने में सऊदी अरब के जहाजों को 10 से 14 दिन ज्यादा लगते हैं। जहाजों के आने जाने, रखरखाव और बीमा का खर्चा काफी बढ़ जाता है। इस रास्ते से सऊदी अरब के जहाजों को अफ्रीका के देशों का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होते हुए जाना पड़ता है। तेल के खेल में रूस की जंग यूक्रेन से बढ़ती जा रही है। यूक्रेन ने अब साइबेरिया में रूस की तेल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया है। रूस की ट्यूमेन रिफाइनरी यूक्रेन के बॉर्डर से 2000 किलोमीटर दूर है। जेलेंस्की के लॉन्ग रेंज ड्रोन एक बार फिर रूसी एयर डिफेंस पर भारी पड़ रहे हैं। ड्रोन अटैक के बाद रूसी रिफाइनरी पर विस्फोट होने से रिफाइनरी के बड़े हिस्से में आग लग गई है। पुतिन ने जेलेंस्की को करारा जवाब दिया है। यूक्रेन के 15 शहरों में एक साथ बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। रूस ने एक हफ्ते में 95 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। 1630 गाइडेड बम से हमले किए हैं। इसके अलावा 1700 कामिकाजे ड्रोन भी चलाए हैं। पुतिन के टारगेट में अब कीव है, जहां रूसी मिसाइल हमले में एक 18 मंजिल इमारत में आग लग गई। आसपास के रिहायशी घरों को भी भारी नुकसान हुआ है।
कीव में जिस तरह से रूसी हमले बढ़ रहे हैं उससे वहां का एक बड़ा इलाका गाजा जैसा दिखने लगा है। ओलेना कीव में उसी जगह पर रहती हैं जहां रात में रूसी मिसाइलें गिरी। उनका दावा है कि यूक्रेन ने सायरन सिस्टम फेल हो गए। रूसी हमलों के समय आसपास कोई सायरन नहीं सुनाई देता। मैंने जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी। उसमें मेटालिक साउंड थी। मेरा घर 3 मंजिला है और मुझे एहसास हुआ कि मेरी खिड़कियां टूट रही थीं। इस बात ने मुझे सच में हैरान कर दिया। मुझे हैरानी हुई कि कोई अलार्म नहीं बजा। आमतौर पर हम अलार्म सुनते हैं और धमाका होने के बावजूद टीवी पर भी कोई अलार्म नहीं बजा। रूस यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी ओडेशा में लगातार हमले कर रहा है। इसके अलावा खार्किव और ज़ेपोरिज़िया में भारी तबाही मचा रहा है। पूर्वी यूक्रेन, जहां रूस यूक्रेन के बीच फ्रंट लाइन पर लड़ाई चल रही है, वहां रूसी तोपखाने आग उगल रहे हैं। यहां उच्च विस्फोटक वाले गाइडेड बमों से रूस हमले कर रहा है। यूक्रेन को फ्रंट लाइन पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जेलेंस्की ने 1 महीने में रूस की 20 से ज्यादा रिफाइनरी उड़ाकर पुतिन को बड़ा झटका दिया है। मगर जेलेंस्की यूक्रेन की राजधानी कीव में तबाही नहीं रोक पा रहे हैं। उनके पास पैट्रियट एयर डिफेंस की इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी है। अमेरिका से सप्लाई नहीं मिल पा रही है। अब जेलेंस्की अपने युद्ध को मिडिल ईस्ट तक ले जाने की फिराक में है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ही ईरान को मिडिल ईस्ट में सैटेलाइट सर्वेलांस दे रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान पिन पॉइंट अटैक कर अमेरिकी अड्डों को तबाह कर रहा है। मैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को निर्देश दूंगा कि वे हमारे सहयोगियों के साथ वह जानकारी साझा करें जो हमारे पास ईरान की सरकार को रूस से मिल रही नई मदद के बारे में है। जुलाई की शुरुआत से ही हम खाड़ी क्षेत्र और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रूस की सक्रिय सैटेलाइट निगरानी पर नज़र रख रहे हैं। ये तस्वीरें बाद में ईरान तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा रूस द्वारा इन ठिकानों की निगरानी और ईरानी सेनाओं के हमलों के बीच एक स्पष्ट संबंध है। यह संबंध हमलों से पहले के दिनों में भी दिखता है और ईरानी हमलों के बाद भी, ताकि हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। सिर्फ 19 और 20 जुलाई को ही 4 एयरबेस रूसी सैटेलाइट की नज़र में आए, 2 बहरीन में और एक जॉर्डन और कुवैत में। इसकी वजह साफ है। युद्ध रोमानिया तक पहुंच गया है। रोमानिया के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि शाहिद कामिकाजे ड्रोन लगातार रोमानिया के एयर स्पेस में आ रहे हैं। ऐसे 3 ड्रोन देखे गए जिन्हें F-16 फाइटर जेट ने मार गिराया। 2 युद्ध का जिस तरह विस्तार हो रहा है वो विश्व को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है।